और हिंसक होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनका सवाल ये है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, कि सोनम वांगचुक अगर चीनी एजेंट थे, सोनम वांगचुक अगर पाकिस्तानी एजेंट थे, बांग्लादेश के साथ वो मिले हुए थे, तो फिर एकदम से कैसे एजेंसी जाग गई, एकदम से सारे सबूत उनके खिलाफ कैसे मिल गए? 2019 से एजेंसीज कहाँ थी? 2020 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर गृह मंत्रालय कहाँ था, सरकार कहाँ थी, एजेंसीज कहाँ थी? उस वक्त उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? परिस्थितियां बदलती रहती हैं, खास करके उन राज्यों में या उन यूटीज में बदलती रहती हैं जिनमें विदेश का बॉर्डर साफ लगता होता है। आप भी इसके लिए शायद मेरा ख्याल हाँ में ही जवाब देंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उसके साथ कोई समझौता नहीं है। सरकार चाहे केंद्र में किसी की भी हो, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, एक चीज और है इसमें, अगर देखिए आप भी उसी बात को कह रहे हैं कि जो लद्दाख के बासिंदे हैं या सोनम वांगचुक है या उनकी जो उनके साथ जो आंदोलनकारी खड़े हुए हैं, उनकी मांग ये है कि लद्दाख के पर्यावरण को बचाया जाए। उनकी मांग ये है कि हमारी स्टेट है तो हमें कुछ स्पेशल राइट्स, अधिकार मिलने के हम हकदार भी हैं। तो इसमें गलत क्या है? दैनिक सवेरा पॉलिटिकल गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल आर्य। आज दैनिक सवेरा पॉलिटिकल गपशप में मुद्दा रहेगा और खास बातचीत रहेगी सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक को लेकर दो हिस्सों के अंदर लगभग यूथ भी बढ़ चुका है, देश भी बढ़ चुका है। एक हिस्सा उनको देश भक्त मानने को तैयार है, दूसरा हिस्सा उनको देशभक्त मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको देशद्रोही माना जा रहा है। उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ, गपशप में मेरे साथ विनय राणा जी हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्रिया जनाब। विनय जी, शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तस्वीर ये है कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं देश के लिए। उन्होंने सेना के लिए जो सौर ऊर्जा से जो जिसको हम तंबू बोलते हैं वो बनाए हैं, ताकि सेना को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है वो मौसम ऐसा होता है, -डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे सरवाइव करना फौज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए हैं बतौर इंजीनियर। एजुकेशन के रिगार्डिंग भी उन्होंने बहुत सारे काम लद्दाख के अंदर किए हैं। मगर दूसरी तरफ एक जो तबका है, एक जो हिस्सा है, और एक जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, वो ये है कि जो सोनम वांगचुक हैं वो चीनी एजेंट हैं, वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, वो बांग्लादेश के साथ मिले हुए हैं, और उन पे रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है वो लगा दिया गया है, और उनको जोधपुर जेल के अंदर अब उनको डाला गया है, वो बंद है। और जो आला अधिकारी हैं लद्दाख के, पुलिस के, उनकी तरफ से भी ये बयान आया कि कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है, संबंध है, वो पाकिस्तान से निकला है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उनके माध्यम से खुफिया जानकारी लीक की जा रही थी। तो इस तरीके की चीज भी सामने आ रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो देशभक्त वाली पिक्चर है उस पे यकीन किया जाए, या फिर जो देशद्रोह वाली पिक्चर है उस पे यकीन किया जाए? दरअसल राहुल जी, बात ये है कि जब इस वक्त माहौल ऐसा है कि नेपाल में, और आपने देखा ये जो श्रीलंका में जिनजेवाला, तो वो जैन जी का जिक्र भी हो गया ना यहाँ पे। एक्चुअली अगर वो ना होता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन जो सोनम है, ये पहले कभी भी पॉलिटिकल नहीं हुए थे, लेकिन 2023 के बाद जब इन्होंने कहा कि लद्दाख का जो पर्यावरण है उसको माफियाओं से खतरा है, उस वक्त सरकार और इनके बीच में थोड़ी सी तनातनी हुई है, जिस करके ये कहा जाए कि तब से ही सोनम वांगचुक जो थे वो सरकार की आंख में खटक रहे थे। सरकार की आंख में खटक रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आग में घी का तेल कब आग में घी का काम, हाँ सॉरी, आग में घी का काम तब हुआ जब यूटी बना दिया गया 2019 में। हाँ जी, हाँ जी, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। बयान इन्होंने 23 में दिया जाके, लेकिन 19 में जब बनाया गया था, जो ग्राउंड थी वो तैयार होनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई भी क्षेत्र है जो विदेशी सीमा से लगता हो,
खास हाँ, करके। हाँ, लद्दाख का तो बहुत बड़ा एरिया है हाँ, जो चाइना से मतलब लगता है, चाइना पाकिस्तान से लगता से है। लगता है हम्म, और वो बहुत सेंसिटिव एरिया है और जाहिर है कि उसकी जो सुरक्षा है या उसकी बॉर्डर लाइन है हम्म, उसको केंद्र सरकार ने ही हाँ, केंद्र देखना शासित होता है। हाँ, प्रदेश केंद्र उसको शासित बनाया गया है। अब बनाया गया ना वो तो। हम्म, लेकिन उसमें पहले क्या था कि पहले ऐसा नहीं था, इसलिए वहां के नेताओं को ऐसा कोई खतरा भी नहीं था हम्म, कि उनकी। अब क्या हुआ कि ये कहा जा रहा है कि जी हमारी तो आजादी एक तरह से छीन ली गई है। हम्म, हम लोग हमारी लोकतांत्रिक आजादी, हमारे लोकतांत्रिक जो हमारे आजादी है वो अधिकार हैं, अधिकार हैं वो छीन लिए वो गए हैं, छीने गए क्योंकि हैं। अब इसको यूटी बना दिया गया है और सरकार ही जैसे चलाएगी इसको चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब भी कोई, जैसे अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ लैंडलॉक एक हम्म, सिटी है, हाँ, वो भी तो केंद्र यूटी है। शासित हाँ, प्रदेश वो भी है। तो यूटी है, लेकिन हाँ, उसमें क्यों ऐसी आवाजें नहीं उठती? उसकी वजह ये है क्योंकि वहां कोई भी विदेशी बॉर्डर नहीं लगता है। हम्म, जब विदेशी बॉर्डर जिस हम्म, यूटी को लगता हो हम्म, तो वहां पे ये चीजें स्वाभाविक हैं उठनी, कि सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं ये इंसान जो है ये हम्म, देश के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहा। हम्म, फिर वो एजेंसियां यही ढूंढने लगती हैं कि देखो कि ये कुछ कर क्या रहा है ये। हालांकि पैसे आपने देखा, पहले भूख हड़ताल की उन्होंने, लंबी भूख हड़ताल की, और हम्म, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म, लेकिन अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन जो भीड़ हिंसक हुई है ना, हम्म, उसके बीच में जो हम्म, अ, बयानबाजियां हुई हैं, हम्म, वो किसी तरह उन्होंने इशारा किया ऐसा कि सरकार को ऐसा लगने लगा। हालांकि जब भी कोई अ, लोकतंत्र के लिए, हम्म, अपनी आजादी बचाने के लिए या अपने हकों के लिए हम्म, धरना प्रदर्शन करता है तो एक बड़ा तबका उसके साथ होता है। उसकी वजह यह है कि हम्म, सरकार के साथ खड़े होने वाले लोग कम होते हैं, हम्म, सरकार के विरुद्ध खड़े वाले लोग ज्यादा होते हैं। और इन दिनों तो वैसे भी हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हम्म, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो, हम्म, और अमित शाह हैं जो हमारे गृह मंत्री, हम्म, इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जड़ी होती है ना, ये तो वैसे भी हम्म, जब लंबा आपका हाँ, जब कोई भी जब पार्टी अगर हुकूमत लंबे आपकी टाइम तक लंबी हो रूल जाए, करती है तो हाँ उसके बिल्कुल, खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एंटी हो जाती है। इनकम्बेंसी जो है वो एक स्वाभाविक है। हम्म, आप देखिए ना, एफसीआरए जो कैंसिल किया गया, इनका लाइसेंस कैंसिल, हम्म, इनको जो इनका एनजीओ था उसका हाँ, लाइसेंस एनजीओ का कैंसिल किया लाइसेंस गया है। कैंसिल कर दिया गया। हाँ, हम्म, जो हालांकि वो एनजीओ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया हम्म, जिससे ऐसा लगे कि ये देश के विरुद्ध जा रही है। मैं एक चीज विनय जी, हम्म, 2019 के अंदर लद्दाख को अलग कर दिया गया जम्मू हम्म, कश्मीर से, जी, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बना दिया गया। हम्म, 19 के बाद से ही सोनम वांगचुक हो या जो वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से ये मांग हुई कि जो छठी अनुसूची है उसके अंदर लद्दाख को डाला जाए, और दूसरी उनकी जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और उसको लेकर 19 से जो मांग चली, 19 के बाद फिर वो मांग 23 के अंदर, 24 के अंदर, 25 के अंदर वो मांग फिर हिंसक हो गई, और जो सोनम वांगचुक है उसकी तरफ से भी बयान आया, उनकी पत्नी है उनकी तरफ से भी बयान आया कि भीड़ पे जो यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, उन पे पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, या जो फौज है उसके द्वारा बिल्कुल आमने सामने गोलियां चलाई गई। उसके बाद हिंसक हुआ, और हिंसक होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनका सवाल ये है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, कि सोनम वांगचुक अगर चीनी एजेंट थे, सोनम वांगचुक अगर पाकिस्तानी एजेंट थे, बांग्लादेश के साथ वो मिले हुए थे, तो फिर एकदम से कैसे एजेंसी जाग गई, एकदम से सारे सबूत उनके खिलाफ कैसे मिल गए? 2019 से एजेंसीज कहाँ थी? 2020 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर गृह मंत्रालय कहाँ था? सरकार कहाँ थी? एजेंसीज कहाँ थी? उस वक्त उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं नहीं, जब भी ऐसा कुछ, जब तक आप की जो गतिविधियां हैं वो खुलकर सामने ना आ जाए, तो क्योंकि बड़े लीडर हैं वहां के वो, और पर्यावरण को की सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं ना, वो जो हाँ, आपने सूची जो कही है, छठी सूची हाँ, में जारी छठी करने के लिए अनुसूची, कहा है, हाँ, वो पर्यावरण की मांग ही है। हम्म, तो वो हाँ, उसमें इसीलिए, स्पेशल राइट्स हाँ, मिल जाते हैं, स्पेशल राइट्स मिल जो वहाँ जाते के, हैं, जो क्योंकि वो कहते हैं कि जो यहाँ का पर्यावरण है, जो यहाँ का वातावरण है, वो ही लद्दाख की असली जो है जायदाद है। तो अगर उस पर काबू नहीं किया गया, या उस पर
उसको बिगाड़ने वालों को रोका ना गया तो वो लद्दाख की खूबसूरती है वो नहीं रहेगी। हालांकि जब विनय जी एक चीज और है इसमें, अगर देखिए आप भी उसी बात को कह रहे हैं कि जो लद्दाख के बासिंदे हैं या सोनम वांगचुक है या उनके साथ जो आंदोलनकारी खड़े हुए हैं, उनकी मांग ये है कि लद्दाख के पर्यावरण को बचाया जाए। उनकी मांग ये है कि हमारी स्टेट है तो हमें कुछ स्पेशल राइट्स, अधिकार मिलने के हम हकदार भी हैं। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत तो मैं भी नहीं इस बात को कहता कि गलत है। हर इंसान अपनी तस्वीर के दो पहलू हमेशा होते हैं। इस तरफ का पहलू किसी एक के लिए सही होता है, दूसरा वाला गलत होता है। उस तरफ का पहलू किसी और के लिए सही होता है, ये वाला गलत होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। जब अगर सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा और उनको यूटी बना दिया, एक को विधानसभा वाला और दूसरे को विधानसभा वाला नहीं, तो उसकी वजह यही है कि जहां से सरकार को लगता था कि ज्यादा खतरा हो सकता है या जो चाइना है या बांग्लादेश है, इसमें विनय जी सरकार का एक तर्क और भी है जी। सरकार का उसको यूटी बनाए जारी रखने के लिए एक तर्क और भी है कि इस प्रकार के जो संवेदनशील इलाके होते हैं, आपने जैसे कहा कि बड़ा सेंसिटिव एरिया, बॉर्डर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो ऐसे में अगर किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो वो सारी जो पावर्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन चली जाती है। सेंटर जो गवर्नमेंट है उसमें नाममात्र की पावर्स उसके अंदर रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेट के लिए वहां पे सेंटर की तरफ से या केंद्र की तरफ से पावर होनी चाहिए, ये सरकार का तर्क है। इसी वजह से ये सरकार की ओर से इसको डिनाई किया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 का मैनिफेस्टो है लोकसभा चुनाव का, उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि हम लद्दाख को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा और जो छठी अनुसूची है उसके अंदर डालेंगे, वो लिखा हुआ है उसके अंदर। देखिए मगर ये होता है की बात होती है, परिस्थितियों की बात होती है। मैं आपको यही अभी दोहराने वाला था कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, खास करके उन राज्यों में या उन यूटीज में बदलती रहती हैं जिनमें विदेश का बॉर्डर साथ लगता होता है। हाँ। आप भी इसके लिए शायद मेरा ख्याल हाँ में ही जवाब देंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उसके साथ कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सरकार चाहे केंद्र में किसी की भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और नेशन फर्स्ट, हाँ, देश सबसे पहले है। क्योंकि देखिए आप 2019 से पहले तो J&K इंडिपेंडेंट ही रहा ना, आजाद ही रहा है। हाँ, ठीक है। लेकिन उनको जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उसके कारण बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो नहीं, हाँ 370, 35A, हाँ 35A, 35A तो चलो 370 का एक हिस्सा ही है। लेकिन क्योंकि जब लगा केंद्र, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान FCRA बनाया गया, आपको शायद याद होगा, फंड कंट्रोल रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया, जो खासकर जो विदेश से आने वाले फंड हैं ये उन पर नजर रखती है, ये संस्था जो है FCRA। तो वो बनाया गया उस वक्त जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। और इमरजेंसी के दौरान ये बनाया गया था क्योंकि उस वक्त जयप्रकाश नारायण जो है वो विद्रोह कर रहे थे। वो जेपी नारायण, विद्रोह तो नहीं कह सकते, मगर जेपी मूवमेंट थी, जेपी मूवमेंट, विद्रोह नहीं गलत हो गया, हाँ शब्द थोड़ा हार्ड हो गया वो। मतलब वो एक उस वक्त एक मूवमेंट थी, एक चल रही, और उस वक्त सरकार को ऐसा लगा कि विदेश से आया हुआ पैसा नुकसान पहुंचा सकता है सरकार, देश विरोधी गतिविधियों में ना खर्च हो सकती हैं। ये उस वक्त ये एक्ट बना दिया गया। क्योंकि ऐसा लगा कि भाई ऐसा हो सकता है। तो अब भी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं कि क्योंकि जब जो गलवान वाला किस्सा हुआ है चाइना के साथ, हाँ चाइना के साथ, उसके बाद से रिश्ते जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, राष्ट्र के हित में फैसला अगर लिया जाए कोई, तो उसको मैं अपनी एक निजी राय है कि मैं उसको गलत नहीं मानता। और किसी एक नेता के लिए या किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो ठीक है वहां पे उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारे खोजकर्ता से आखिर बागी कैसे बन गए अचानक, वो बड़ी आजकल इस बात की चर्चा है कि अचानक खोजकर्ता से बागी कैसे बन गए वो बागी। मैंने फिर वही बात कहता हूँ कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब तक उन्हें लगा कि नहीं मुझे बगावत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही
शांत प्रदर्शन करते रहे हैं। हाँ, वो हिंसक कभी भी नहीं हुए वो। गांधीवादी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। हाँ। तो लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी लद्दाख के ही किसी लीडर ने एक बयान दिया कि हम लोग तो पहले धारा 370 को रोते थे, धारा 370 हटने के बाद तो हमारी लोकतांत्रिक जो हक है, आजादी है हमारी, उस पर खतरा बन गया, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ये बात लद्दाख के ही एक लीडर ने कही है, बड़े लीडर ने कही है। तो ये सब बातें वहां से निकल के सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक विचारधारा जरूर है कि हमें सब कुछ इंडिपेंडेंट चाहिए। इंडिपेंडेंट वहां इस करके नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि चाइना तो ताक में बैठा ही हुआ है, ठीक है, और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वो। हाँ बिल्कुल। उसको अगर कहो कि स्टेट गवर्नमेंट संभाल लेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट तो संभाल नहीं सकती, संभालना तो केंद्र को ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कश्मीर में ऐसा कभी हुआ है, सर एक सवाल और खड़ा होता है जी, अगर इसी को पैरामीटर माना जाए कि किसी हिस्से का बॉर्डर अगर किसी देश के साथ लगता है और इसीलिए वहां पे केंद्र का शासन होना चाहिए, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, विधानसभा नहीं होनी चाहिए, तो फिर पंजाब के अंदर भी बॉर्डर लगता है। जी बिल्कुल। तो फिर इस हिसाब से तो पंजाब को भी केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, अगर इसी पैरामीटर पे चला जाए तो। नहीं, फिर दूसरी चीज विनय जी, एक सवाल और है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट पे इतना यकीन भी नहीं किया जा सकता कि वो अपनी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैयार रहेगी, या सिक्योरिटी पर्पज स्टेट गवर्नमेंट भी उतना ही सीरियस लेगी जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है? नहीं, जब भी कोई देश तुम्हारी किसी भी स्टेट पर अगर कोई घुसपैठ करता है या अटैक करता है, जैसे आप आजादी के बाद देख लो, जिसको वो कहते थे कि कबायली आ गए, है ना, जो 48 को, तो वो आजादी अभी होके हटी थी ना। अभी तो जंग का कुछ ऐसा, अब मतलब जंग तो लड़ नहीं सकते थे, दोनों देश नहीं लड़ सकते थे, इसलिए शायद ये ऐसा किया गया कि जंग इनडायरेक्टली जंग लड़ ली गई, तभी हम ऑक्युपाइड जो कश्मीर है पीओके जो वो हम मतलब गवा बैठे। तो इसीलिए गवा बैठे ना, क्योंकि ये भरोसा किया गया कि कोई बात नहीं भाई, अभी तो अलग अलग हुए हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, हो गया ना। तो ये है कि जब देश की कोई बात है, देश के एक छोटे से जमीन के टुकड़े की भी बात है, सुरक्षा की बात तो आती है, तो ये ऐसे फैसले लेने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार के जो फैसले हैं सभी बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ठीक हैं, और लेकिन जो भी देश की सुरक्षा का मामला आता है उसमें कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। 100 बातों की एक बात है ये, बस ये समझौता नहीं किया जा सकता किसी एक व्यक्ति के लिए। अगर मान लो कहते हैं जी कि वो उनके साथ उनको देशभक्त क्यों, उसको गद्दार क्यों कह दिया गया, या देशभक्त कहने वाले ज्यादा हैं, गद्दार कहने वाले कम है, तो गद्दार कहने वाले सिर्फ कम है ना, या देशभक्त कहने वाले ज्यादा हैं, तो इससे देश की सुरक्षा यकीनी नहीं हो जाती। इसमें एक चीज और भी है, हालांकि मैं वो तमाम चीजें आपसे पूछ रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे आजकल चला हुआ है, जो सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की जो वीडियोस भी आई हैं, जब हिंसक प्रदर्शन हुआ लद्दाख के अंदर, जो यूथ हैं वो सड़कों पे निकल आए, तो उस वक्त सोनम वांगचुक की तरफ से तो ये अपील की गई कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए। देखिए होता तो ऐसा ही है, देखिए मैं आपको बताऊं, होता तो ऐसा ही है, ये तो महात्मा गांधी जी के हिस्सा में से होता आया है कि तभी तो जो गर्म दल के लोग थे, शहीद भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सभी इसीलिए एक अलग विचारधारा के लोग थे, और इनको गांधी जी से ना कुछ लेना था ना गांधी जी इनको पसंद करते थे, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि वो कहते थे ये हिंसक है। ये अपना अपना एक तरीका है, अपना अपना। जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे गांधी जी कहते भी रहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता था ना। दोनों का मकसद था आजादी। हाँ, दोनों का मकसद आजादी था, गरम दल लेकिन ऐसा होता था। रेवोल्यूशनरी थे, उनका तरीका ये था कि ऐसे शांति से अंग्रेज हमें आजादी नहीं देंगे, बल्कि गांधी जी का ये मानना था कि नहीं, हम अहिंसा से आजादी लेंगे। हाँ जी, ये सब चीजें जो है ना, ये जब आप बड़ी कैनवस पर देखते हैं तो उसमें ये चीजें बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वहां पे चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन क्योंकि वो कैनवस बहुत बड़ी है, उन्हें पूरा भारत देखना है, पूरे भारत का
का जो बॉर्डर लाइन है ना, पूरी भारत की आखिरी बॉर्डर लाइन है जो पूरे भारत की, वो उन्हें देखनी है। इसलिए ये चीज बहुत, मैं समझता हूं कि जरूरी है, क्योंकि अगर एक लीडर को कुछ दिन के लिए रोका जाए कि नहीं ऐसा मत करो, तो उससे अगर देश की सुरक्षा को खतरा कम होता है, या देश की सुरक्षा का खतरा जो की भरोसे योग्यता ये क्या कह सकते हैं, यकीनी होता है, तो उस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास। विनय जी, अगर अगर किसी को एनएसए लगा के जेल में नहीं डाला जाता है तो परिस्थितियां दूसरी होती हैं। जी। किसी पर एनएसए लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आता है, उसका चाइना को लेकर भी आरोप लगते हैं, बांग्लादेश को लेकर भी आरोप लगते हैं, तो वो कहाँ तक जायज है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो आरोप ही हैं ये, और जब अगर साबित हो, क्योंकि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो किसी आधार पर ही किया जाता है, वैसे तो गिरफ्तार किया ही नहीं जाता। और खास करके जब कोई ऐसा पब्लिक फिगर हो, उसको गिरफ्तार करने के लिए तो बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो इसलिए अब अगर उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में कुछ सबूत पेश होंगे, क्योंकि मामला तो अल्टीमेटली तो फैसला अदालतों ने करना है, ना कि सरकारों ने करना है, अदालतों ने करना है। अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जाहिर है कि वो कोर्ट में जाके, क्योंकि वो एक नेता है, पब्लिक फिगर हैं, उनके साथ ऐसा तो है नहीं कि उनको गिरफ्तार करके उनको तंग किया जा रहा होगा। सोशल वर्कर हैं, हाँ, एक्टिविस्ट हैं वो एक तरह से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक खोज करता है, हाँ, जिनकी जरूरत है, किसी भी देश को जरूरत है, इंजीनियर है, ठीक है, क्योंकि 3 इडियट का उन्हीं से इंस्पायर थी, हाँ, उसी से इंस्पायर थी। आप देखो कि वो हमें कितनी 3 इडियट में आमिर खान हमें कितने अच्छे लग रहे थे, हाँ, क्योंकि वो इसलिए अच्छे लग रहे थे कि उन्होंने तो खाली एक्ट किया है, वो सिर्फ और सोनम वांगचुक ने वो सारी चीजें वो प्रैक्टिकल की हैं, हाँ, सब फेस की हैं उन्होंने। तो क्योंकि उनका जो शुरुआती सफर है नहीं ना दिखाया 3 इडियट में, जो सोनम वांगचुक ने जो कॉलेज में पढ़ते किया है, हाँ, वो मतलब शायद इससे भी मुश्किल किया हो, स्ट्रगल बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना जो है वो कोई बहुत आसान तो होता नहीं है। लेकिन अब ये, क्योंकि जो परिस्थितियां बदली हैं ना धारा 370 हटने के बाद, उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लीडर हैं, जो लोकल लीडर हैं वहाँ के, उनको ये लगने लगा कि अब बोलने का समय आ गया है। फैसला करते 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 2023 आ गया। 2023 में पहला बयान दिया था उन्होंने, ये जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने पहला बयान दिया था, ये जो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, माफियाओं से बचाया जाना चाहिए पर्यावरण को। तो वो फिर जब शब्द कोई ऐसा हार्ड निकल कर बीच में आता है, चाहे वो कोई भी लीडर बोलता हो, कोई भी पब्लिक फिगर बोलता हो, जब वो बोलता है, जब कोई हार्ड फिगर निकल कर, आप देख लो जितने भी स्ट्रीम लीडर्स हैं, जितने भी स्ट्रीम लाइन के लीडर्स हैं, आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, अमित शाह जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, ये सभी जब कोई ऐसी बात कह दें, जबकि वो सत्ता में भी हैं, और वो राहुल गांधी चाहे सत्ता में नहीं है, विपक्ष के बड़े लीडर हैं वो, जब भी कोई छोटी सी बात कहते हैं तो हल्ला मच जाता है, एकदम मच जाता है ना, पूरा बवाल होता है, पूरा बवाल हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ, क्योंकि ये एक स्टेट की बात है, सीधी केंद्र से जुड़ी हुई एक स्टेट की बात है, इसलिए इतना हल्ला नहीं मच रहा है। लेकिन यही अगर किसी और मुद्दे की बात होती तो बहुत हल्ला मचना था। वो जब भी, मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी कैनवस पे कुछ चीजें जो हैं वो अपने आप में छोटी हो जाती हैं, उनका दायरा कम हो जाता है, और बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि आप भी इससे सहमत है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। मगर एक चीज और है विनय जी, जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो लामबद है सोनम वांगचुक के फेवर में, समर्थन में। इसीलिए है ना, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही सरकार की खिलाफत करना है, सरकार की। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें विपक्ष ने सरकार का साथ दिया हो कि हाँ भाई ये फैसला बिल्कुल सही है। धारा 370 हटते ही तो हुल्ला मच गया था, यहाँ पे बहुत उधम मचा दिया था कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जब कोई बड़ा मतलब फैसला लेना होता है ना, डिसीजन आता है, फैसला लेना होता है, तो उसमें बहुत सारी जो हैं वो सामने से विरोध झेलना पड़ता है, और चाहे सरकार हो, किसी को भी झेलना पड़ता है। आप छोटे से मोहल्ले की बात कर लीजिए, आप पड़ोसियों की बात कर लीजिए, आप कि अगर आपने गली को
ढक रखा है या गली पे कब्जा कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि ये कब्जा हटा दिया जाए तो जाहिर है कि बरसों से बनी हुई बिगड़ जाएगी। यही बिल्कुल क्योंकि मैं छोटी दायरे की बात बता रहा हूँ आपको, ये तो बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा देशों का मामला है, ठीक है ना। तो इसमें एक सुरक्षा के लिए किसी तरह का, देश की सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वो सरकार कोई भी हो जाए, उन्हें ऐसे हार्ड फैसले लेने ही चाहिए। मेरा एक सवाल और, मेरा विनीत जी एक सवाल और है कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर हालात बिगड़े, हाँ, और जैन जी की वहां से बात आई, उसके बाद फिर जो लद्दाख में हुआ, लद्दाख में जो युवा है वो सड़कों पर उतरे, फिर शासन की ओर से जो आंदोलन, हिंसक आंदोलन था, उसको दबाने का प्रयास जैसे तैसे बाय हुक बाय क्रुक किया गया। उसके बाद सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जो इस प्रकार के हालात हैं उनको हवा मिल रही है? मैं क्या ये चिंता मेरी भी है और सभी की होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, अगर हवा मिल भी रही हो तो मैं बता रहा हूं ना कि वो जो एरिया है उस एरिया को और घुसपैठ को बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे और उठाने भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब बाकी क्योंकि वहाँ जो लोकल लोग हैं उनकी परिस्थितियां क्या है, वहाँ लीडर क्या सोचते हैं, या लीडरों को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र सरकार ने हमारी आज़ादी छीन ली है, या जब यूटी बनाने के बाद 2 हिस्से कर देने के बाद जो हमारे दायरे कम हो गए हैं या हम छोटे एरिया में सीमित हो गए हैं, तो वो उनकी सोच अगर इस तरफ काम करती होगी तो जाहिर है कि उनका विरोध करना जायज़ है और उसको रोकना सरकार का पक्ष जायज़ है। अब आप इस पे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी एक निजी राय ये बता रहा हूँ कि जब भी देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो पंजाब की तरफ से हो, चाहे वो उत्तरांचल की उत्तराखंड की तरफ से हो, या इधर किसी भी तरफ से हो, जम्मू कश्मीर की तरफ से हो, लद्दाख की तरफ से हो, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हो, मणिपुर की तरफ से हो, पंजाब की तरफ से हो, अगर आप ढीले पड़ते हो तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देखिए पीओके में भी इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। आपको जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर पीओके में बहुत ज्यादा इस वक्त हालात, बलूचिस्तान की मांग बिगड़े हुए हैं। अभी पाकिस्तान में ब्लास्ट भी हुआ है ना। तो ये क्यों है कि इसीलिए है ना ये कि जिसको अगर तुमने धक्के से किसी से ले लिया है कुछ, तो वो कितनी देर रोक लोगे तुम, कितनी देर रोक लोगे? अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि केंद्र सरकार को की जो गतिविधियां हैं या केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो उनको लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, तो जाहिर है कि केंद्र सरकार भी इसके बारे में दोबारा सोच लेगी, है ना, दोबारा सोच लेंगे। लेकिन मौके के हालात ऐसे थे कि उस वक्त सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना ही एक हल नजर आया होगा, तभी उनको गिरफ्तार करके शांत किया गया माहौल को। दो चीजें हैं आपने जो बताई, इसमें से 2 सवाल निकलते हैं। एक सवाल तो ये निकलता है कि हालात को सुधारने के लिए सोनम वांगचुक को जेल में रखना या किसी ऐसी जगह रखना जहां से वो जो बाकी आंदोलनकारी उनसे कनेक्शन उनका ना हो पाए, कनेक्ट ना हो पाए, एक तो तरीका ये है और एक सोच ये है। और दूसरा ये है कि उन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के और फिर उनका जो चीनी कनेक्शन, बांग्लादेशी कनेक्शन, पाकिस्तानी एजेंट वाला कनेक्शन, किसी की छवि को इस तरीके से धूमिल किया जाए। अब मान लीजिए कि ये तो जांच का विषय है, जांच एजेंसीज कल को अगर उनको क्लीन चिट दे देती हैं तो फिर एक आदमी की इमेज तो खराब हो ही जाती है। नहीं, जब क्लीन चिट तुम्हें दे दी जाती है फिर इमेज नहीं खराब होती, फिर काहे की इमेज, क्योंकि वो तो पब्लिक फिगर है ही है, ऑलरेडी है ना। वो तो जो सोनम वांगचुक हैं वो तो पब्लिक फिगर हैं और बहुत ज्यादा लोग जो उनकी तरफ के हैं वो तो पहले ही मानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो सिर्फ मनाना तो उन लोगों को है ना जो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है, मनाना तो उतने से परसेंट के लोगों को है ना कि ऐसा है, और जो ये पहले ये मान रहे कि ऐसा नहीं है, तो अगर एजेंसियां क्लीन चिट दे देती हैं तो फिर तो छवि पहले से उभर कर सामने आएगी। क्योंकि पहले ऐसा होता हुआ जब पीछे हम लोगों ने जो गुलामी भुगती है उसमें ऐसा होता रहा है कि जो लीडर पहले बदनाम कर दिए अंग्रेजी सरकार ने, लेकिन जब उन पर आरोप साबित नहीं हो पाए, हालांकि अब कई लीडर तो ऐसे हैं जिन पे आरोप साबित हो भी गई तो भी लोग नहीं मानने को तैयार थे कि यार ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे तो कुछ ही परसेंटेज की बात है
जिनको मनाना है। कुछ तो जो माने तो बैठे हैं, जो उनको तो मनाना ही है ना। मनाना तो उन लोगों का जो कहते नहीं यार ये देश भक्त नहीं है, ये देशद्रोह का काम किया है इसने, इसलिए इस पर जो भी हुआ ठीक हुआ। तो मनाना तो उतने से लोगों को है ना। एजेंसी ने अगर क्लीन चिट दे दी तो वो लोग तो खुद कुल मिला के ये है कि ये जांच का विषय है। बिल्कुल, और जांच जब हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है तो फिर उसका जो निर्दोष पक्ष है वो भी सामने आएगा। और अगर कोई दोषी है तो फिर उसका जो दोषी पक्ष है वो भी सामने आएगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो राणा साहब, आज की चर्चा बस यहीं समाप्त करते हैं। जी जी। और तमाम जो सवाल थे वो हमने, जो लोग मानते हैं कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं, तो उनकी तरफ से भी जो सवाल थे वो मैंने राणा जी से पूछे भी और कहीं ना कहीं उनका जवाब भी मिला है। मगर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रहित होता है, देश की सुरक्षा होती है, वो देश की सुरक्षा प्राथमिकता होती है किसी भी सरकार के लिए। देश की सुरक्षा हर नागरिक के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। और देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई समझौता भी करना होता है तो वो भी, मैं मानता हूं इस बात को कि वो समझौता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशन फर्स्ट होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। और देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई समझौता करना पड़े तो उसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आज के पॉलिटिकल गपशप में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।